आज हम बात करते हैं भारत की राज्य व्यवस्था, जो कि एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी गई है और इससे यूपीएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहला जो चैप्टर है वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त थे। 1885 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के परिणामस्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्त तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य 1949 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। कालक्रम के रूप में यहाँ दी गई है कंपनी का शासनकाल, सम्राट का शासनकाल। मतलब उन्होंने दो काल में डिवाइड किया है। एक तो कंपनी का शासन था जो कि 1773 से 1858 तक, और दूसरा जो था वो सम्राट का शासन था 1858 से 1947 तक रहा। अब कंपनी का शासन 17 इसमें सबसे पहले आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत के केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं भी थीं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। मतलब पहले सभी जितनी भी प्रेसिडेंसियाँ थी उनके गवर्नर अलग अलग होते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया, उन सभी का एक हेड जिसे बोल सकते हैं, जो कि गवर्नर जो बनाया गया उनका हेड वो था वारेन हेस्टिंग था। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अब दूसरा है 1781 का संशोधन अधिनियम। मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था उसमें कुछ खामियां थी, उनको दूर करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था जो कि 1781 का संशोधन अधिनियम कहा गया। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया, उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से दिए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं और मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के बाद यह मामले तय हैं। इस कानून में यह व्यवस्था बनाई गई कि प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल का यहाँ दायरा हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ काउंसिल के
के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत किया। अब इसमें तीसरा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनैतिक मामलों के प्रबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण करे। इस प्रकार के अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण थे। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अगला जो एक्ट है 1786 का अधिनियम। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें रखी। उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अभिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपयुक्त शर्तों को 1786 के कानूनों में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। अगला है चार्टर एक्ट 1793। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। चार्टर एक्ट 1813। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। इस कानून के ब्रिटिश इलाकों को बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान न करने पर दंड की भी व्यवस्था की। अगला 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। विशेषताएं इसकी क्या थी? इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर थे। इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका की असीमित अधिकार प्रदान किए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राज शक्ति और उनके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय, रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 से 1857 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसकी कुछ विशेषताएं थी। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान परिषद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय या केंद्रीय परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियम के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में या स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। अब अगला कालक्रम है जो सम्राट का शासन था, जो कि अगले टर्म पे बताएंगे। ठीक है, बाय।